जब विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान में जाकर गिरा तो पाकिस्तान उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, पर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को सीधा संदेश दे दिया कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन को एक भी खरोच आई तो पाकिस्तान इसके अंजाम के लिए बिल्कुल तैयार रहे। और उसके बाद ही पाकिस्तान को अभिनंदन को बाइज्जत भारत को सौंपना पड़ा। कुछ लोगों को उनके काम के लिए किसी अवार्ड की जरूरत नहीं होती है, वो खुद देश के लिए एक अवार्ड होते हैं, और अजीत डोवाल देश के लिए अपने आप में एक पुरस्कार है। अजीत डोवाल इंडिया के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं और इन्हें 21वीं सदी का चाणक्य भी कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उनको कैबिनेट में मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। अजित का अर्थ है जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनकी शख्सियत है। पाकिस्तान तो उनके नाम से वैसे ही खौफ खाता है। कहते हैं इनके जीवन की कहानी जेम्स बॉन्ड की मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं और ज्यादा रोमांचक है। 30 साल का जासूसी कैरियर इनका ऐसा रहा है कि ये अपनी जान हथेली पर लेकर चलते थे। अपनी चाणक्य नीति की वजह से ये दुश्मन देश को कई बार घुटनों पर ला चुके हैं। 77 साल की उम्र में भी वो इतने फिट दिखाई देते हैं कि आज भी जब आप उन्हें कहीं समारोह में या टीवी चैनल पर देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। भारत की विदेश नीति से जुड़ा कोई भी मसला हो या देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी नीति हो, सारे फैसले इनकी निगरानी में ही होते हैं। भारत के इस रत्न के बारे में आज आपको भी जानना चाहिए। अजीत डोवाल जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जगह पर 1945 में हुआ। इनके पिता जीएल डोवाल इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। अपनी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया। उसके बाद इन्होंने आईपीएस की तैयारी करना शुरू किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 1968 में ये आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए। पहली पोस्टिंग इन्हें केरल कैडर में मिली और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। 28 दिसंबर 1971 में केरल के थलासरी गांव में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया और स्थिति काफी खराब हो गई। तब दोनों तरफ के लोग हिंसा पर आमादा थे। तब देश के तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरण ने अजीत डोवाल से संपर्क किया, क्योंकि ये अपने बेहतरीन काम की वजह से अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक चर्चा के विषय बने हुए थे। के करुणाकरण को ऐसे ही अधिकारी की तलाश थी जो स्थिति को नियंत्रण में ला सके, और अजीत डोवाल ने अपना ऐसा जादू चलाया कि दोनों तरफ के लोग हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही दंगा ही नहीं शांत किया, बल्कि एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस कर दिया। उनके इतने बेहतरीन काम को देखते हुए सेंट्रल सर्विसेज के लिए उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। उन्हें आईबी यानी खुफिया विभाग ने उन्हें डेपुटेशन के लिए भेज दिया और बहुत ही कम उम्र में वो अपने देश के लिए दुश्मन देश में रहकर खुफिया जानकारी निकालने लगे। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग में 7 साल सेवा करने के बाद होती है और यहीं से उनका रोमांचक और खतरों से भरा मिशन शुरू होता है। इनकी बहादुरी की, जासूसी की ढेर सारी किस्से कहानियां आईबी के पूर्व चीफ पूर्वोत्तर से लेकर पंजाब, कंधार से लेकर कश्मीर तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। इनको आंतरिक सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म का मास्टर माना जाता है। इन्हें पीएम मोदी का दाहिना हाथ कहा जाता है। 1970 में मिजोरम का माहौल काफी तनावपूर्ण था। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अपने लिए इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। मिजोरम में लालडेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से एक अपनी अलग पैरेलल सरकार चला रहे थे। इंडिया से अलग होना चाहता था वो। तब आईबी ने अजीत डोवाल को मिजोरम भेजा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही ये काम पर वापस लौटे थे। मिजोरम पहुंचते ही इन्होंने ऐसी नीति बिछाई कि दुश्मन चारों खाने चित हो गए। असल में लालडेंगा की ताकत उसके वो 7 कमांडर थे जिनसे वो आतंक फैलाने का काम किया करता था। अजीत डोवाल सर ने डेंगा के इन कमांडर्स को सबसे पहले लालच और दिलासा देकर तोड़ने का काम करना शुरू किया। यहाँ तक कि इन हथियारबंद लोगों को अपने घर खाने पर भी बुला लिया और अपनी वाइफ से इनको खिलाने के लिए सुअर का मांस बनवाया। और जब इसका पता इनकी पत्नी को कई सालों बाद लगा तो वो बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि आपने मुझसे सुअर का मांस बनवा दिया। तो देखा दोस्तों, एक देश को सुरक्षित और संभाल के रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और जब लालडेंगा को लगा कि अब वो किसके भरोसे लड़ेगा तो उसको भारत सरकार के सामने झुकना ही पड़ा। इस तरह से मिजोरम का ये मुद्दा शांत हो पाया। ऐसा ही कुछ हाल सिक्किम का भी था। सिक्किम इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था। सिक्किम का राजा भारत में मिलने को तैयार नहीं था और इन्होंने एक बार फिर अपनी कूटनीति से सिक्किम को भारत में मिलवा दिया। एक अंडरकवर एजेंट की तरह वो पाकिस्तान में 7 साल तक काम करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। शायद इसीलिए उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अजीत डोवाल ने पाकिस्तान में रहकर दाऊद इब्राहिम के खुफिया और आतंकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने का काम किया था। डोवाल ने खुफिया तौर पर आतंकी संगठनों में भी जाकर रहे। पाकिस्तान की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार एक मौलवी ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि आप हिंदू हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। उस मौलवी ने इनसे कहा कि आप मुस्लिम हो ही नहीं सकते और इतना कहकर इन्हें अपने साथ चलने को कहा और एक छोटे से कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करते हुए बोला कि देखो, मैं भी हिंदू हूँ और मैं भेष बदलकर कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ। देखो, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं और जितनी जल्दी हो सके इनकी सर्जरी करवा लो। यहाँ पर ऐसे घूमना फिरना ठीक नहीं। अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में कई अहम जानकारियां देश को भेजी थी। बताते हैं कि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट जिन पर इन्हें शक था कि ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं, वो वहां पर गए जहां पर वो बाल कटवाते और उनके बालों को इन्होंने टेस्टिंग के लिए भारत भेजा
और टेस्टिंग में पता चला कि वो हेयर न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सपोज्ड हैं। उन्होंने पता लगा लिया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है, जिसमें उसका साथ चाइना और नॉर्थ कोरिया दे रहे हैं। उस समय इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर मोरारजी देसाई पीएम बन चुके थे और अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए कई अलग अलग मेथड भी सुझाए, पर राजनीतिक कारणों की वजह से उनकी बात नहीं मानी गई। पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। वहाँ के खालिस्तानी अलग पंजाब की मांग कर रहे थे, तब ये पाकिस्तानी एजेंट बनकर खालिस्तानियों के बीच में गए और काफी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भारत सरकार को दी। मिलिटेंट्स अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को सुरक्षित मानकर वहीं रहने लगे और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। 1984 आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। गोल्डन टेम्पल को भारत सरकार ने खाली तो करा लिया, पर अभी भी ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई। गोल्डन टेम्पल के अंदर अभी भी विद्रोही जमे रहते थे। 1988 में फिर एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थंडर, जिसमें ये एक रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर की सारी जानकारी भारत सरकार को देते रहे। लगभग 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करने के बाद वो आईबी के चीफ के पद से 2005 में रिटायर हुए, पर उनकी जर्नी अभी समाप्त नहीं हुई थी। देश की पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में वो पूरी तरह से एक्टिव रहे। जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो पीएम मोदी ने उन्हें देश का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया और तभी इराक से एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आ खड़ा हुआ। इराक में उस समय आतंकवादी संगठन आईसिस बहुत ही एक्टिव। आतंकी संगठन ने भारत की 46 नर्सों को एक हॉस्पिटल में बंदी बनाकर रखा हुआ था। 25 जून 2014 को उन्होंने इराक के लिए उड़ान भरी और 5 जुलाई 2014 को नर्सों को भारत लाया गया। 1999 में जब कांधार में हमारा भारतीय प्लेन IC-814 हाईजैक हुआ था, तब आतंकवादियों के साथ वार्ता करने की टीम में ये भी उड़ी और पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उसी ने आतंकी हमले भारत ने करवाए थे। इन दोनों हमलों के जवाब में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, वो पूरी दुनिया ने देखा और इसके मास्टरमाइंड अजीत डोवाल सर ही थे। वैसे तो अजीत डोवाल सर चकाचौंध की दुनिया से दूरी बना कर रखते हैं, पर जब वो बोलते हैं तो पूरा देश उन्हें सुनना पसंद करता है। उनकी एक स्पीच काफी चर्चित भी रही थी कि भारत कभी विदेशी ताकतों से इतना नहीं हारा जितना वो यहाँ के लोगों के साथ न देने के कारण हारा। उन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास देखें तो दर्द इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, दुख इस बात का है कि हमारे ही लोगों ने साथ नहीं दिया और ये कमी उन्हें आज भी महसूस होती है। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं। इतिहास यही बताता है कि शक्ति ताकत के आगे हर चीज छोटी हो जाती है। जिसके पास शक्ति है, पावर है, जीतता वही है। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान तक फैले हुए थे और सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ तक आ गए। न हमने कभी किसी पर आक्रमण किया, न कभी किसी के साथ अन्याय किया, न किसी के धर्म ग्रंथों को, धर्म संस्थानों को नष्ट किया, क्योंकि हम न्याय संगत थे और सत्य के पक्ष में थे। पर शक्ति हमारे साथ नहीं थी, जिसकी सजा हमें आज तक भुगतनी पड़ रही है। कीर्ति चक्र पाने वाले ये भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे। 77 साल की उम्र में भी देश की सेवा का जज्बा ऐसा कि अभी वो किसी भी कीमत पर कम नहीं होने पाया है। देश के इस कीमती सितारे के बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।